नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष बुलेटिन की शुरुआत विशेष खबरों से करेंगे, जहां भिवानी के तोशाम में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव, बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सुधा यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान तीनों वरिष्ठ नेताओं ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के कामों की जमकर तारीफ भी की। तोशाम के लोगों ने भी कृषि मंत्री जेपी दलाल का जोरदार स्वागत किया। साथ ही भिवानी जिले के गांवों में पानी पहुंचाने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल और मनोहर सरकार का आभार व्यक्त किया। रैली को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जनता अब भिवानी की चौथी सीट यानी कि तोशाम से भी बीजेपी को विजय बनाने के मूड में है। सबसे पहले मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आपको एक ऐसी महान हस्ती का उद्बोधन मिलेगा जिन्होंने इतिहास रचा है, मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बहुत ही निर्दयी सरकार जो 25 साल से इनके प्रदेश में थी उसको उखाड़ के फेंका है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा के अंदर इनको जिम्मेदारी मिली है कि प्रभारी के तौर पर, और ये लोग जो है प्रभारी जी, मैं कोई भाषण देने वाला नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं। यहां पर भिवानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम जो लोग चुने हुए हैं, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, हम कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। लोकतंत्र की जो सही खूबी है कि जो सामने बैठे हुए हैं ये हमारे मालिक हैं, हम इनके सेवक हैं। इसी भावना में हम सब काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। उसी का परिणाम ये है कि इस हल्के के लोगों की भी ये इच्छा हो गई है कि भिवानी में 4 में से 3 जगह कमल खिला था, तोशाम में ये कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब तोशाम के लोगों की ये वास्तविक इनका निश्चय हो चुका है। आने वाले विधानसभा में, लोकसभा में यहाँ कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता दे देना, भव्य मार्जिन से वो जीतेगा। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने हमें मौका दिया, बहन सुधा जी ने मौका दिया, हमारे बहुत सारे सांसद आए, हमारे विधायक आए, हमारे तोशाम के लिए सौभाग्य है। और हरियाणा के अंदर एक मैसेज जाएगा। तोशाम में कुछ लोग ये समझते रहे हैं कि ये राजनीति में विरासत है, बपौती है। जो सेवा करेगा जनता की वो राजनीति में जिंदा रहेगा। वो जमाने चले गए, राजे रजवाड़े, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, वो आज जो है जनता का आशीर्वाद लिए बगैर सत्ता प्राप्ति की कोशिश करते हैं। इस मिथ को तोड़ेगा तो तोशाम तोड़ेगा। आने वाले वक्त में मैं फिर बताना चाहता हूं कि तोशाम की जनता ने ठान लिया है कि यहां पर मोदी जी की नीतियों से, मनोहर लाल जी की नीतियों से, जो गरीब कल्याण की नीतियां हमने अपनाई हैं, उससे प्रभावित होकर के यहां की जनता ने ठान लिया है कि आपके नेतृत्व में आने वाली भाजपा सरकार में तोशाम का प्रतिनिधि होगा, कमल का फूल खिलेगा, आपका विधायक होगा। सबसे पहले जनप्रतिनिधि सम्मेलन समारोह रैली में विप्लव देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से देश जम्मू कश्मीर से केरल तक समान रूप से विकास के मामले में आगे बढ़ा है। वर्तमान केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को देश भर में लागू करके दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम लागू करने का काम किया है। साथ ही इस योजना को हरियाणा राज्य सरकार की मनोहर सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 1,80,000 रुपए से कम आय वाले लोगों को चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की हेल्थ सुविधाएं देने का काम किया। साथ ही चिरायु योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 11,000 लोगों ने 30,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है। मैं पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके अंदर इतने विश्वास है, इतनी दृढ़ता है, इतने स्थिर मानसिकता है और इससे हरियाणा का ये जो भिवानी की भूमि है,
इस भूमि प्रमाण करती है जो ये वीर भूमि है, ये कर्म का भूमि है, ये निष्ठा का भूमि है, ये ताकत का भूमि है, ये दुश्मनों को मारने का भूमि है, ये नौजवान का भूमि है, ये कृषक का भूमि है, ये ताकत का भूमि है। ये हरियाणा का, भिवानी का पवित्र भूमि है, जिन्होंने 3 मुख्यमंत्री इस भूमि ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 से केंद्र में सरकार बनी तो लोगों ने एक विकासमुखी सरकार देखी। जो विकास हरियाणा पंजाब में होती थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको नॉर्थ ईस्ट से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके और केरला, तमिलनाडु तक पहुंचाने का काम किया है। और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में ये सारे 8 साल की सरकार, मोदी जी और खट्टर जी के जो मिली जुली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार हरियाणा के लोगों को, जब मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना जी पूरे देश को, पूरे दुनिया के सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम कुछ है तो आयुष्मान भारत योजना का मोदी जी का वो स्कीम है, पूरे दुनिया के सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है। और 5 लाख रुपया उसमें 1 साल में इलाज करने की प्रावधान है। और मैं धन्यवाद देता हूं जेपी दलाल जी को, धन्यवाद देता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री को, मैं धन्यवाद देता हूं नेतृत्व को, मैं धन्यवाद देता हूं यहां जो बैठे भारतीय जनता पार्टी के सब निष्ठावान कार्यकर्ता को। आप लोगों ने 2011 के सेंसस के अनुसार में जो लिस्ट बनी है, इसको तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का 5-5 लाख रुपया के इलाज करने का व्यवस्था कर दिया, किंतु हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपया इनकम करने वाले के नीचे जितने भी हैं 100% सबको 100 कार्ड बना के एक नया इतिहास तैयार किया है। बंधु, ये छोटी बात नहीं है, किसी को लगता है छोटी बात, ऐसा नहीं है। तो वहीं इस रैली में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव, बीजेपी संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कृषि मंत्री जेपी दलाल की जमकर तारीफ भी की। हमारे बीच में श्री जेपी दलाल जी हैं, इनका परिचय तो मैं ना ही दो अच्छा है। इनका परिचय जेपी दलाल ना हो के पानी पहुंचाने वाला दलाल हो जाना चाहिए। पानी पहुंचाने वाला, यहां बहुत एमएलए दिया हुआ है, बहुत एमपी दिए हुए हैं, किंतु पानी पहुंचाने का काम किसानों के पास किसने किया? जो ये पुत्र जेपी दलाल जी ने किया है, जो कृषि मंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मिलकर जो काम करता है, ऐसे महान व्यक्ति ने किया है। मैं इनके लिए एक बार कोर जो तालियां के लिए बोलूंगा, पूरे सब लोग जो बैठे हुए, और वो तालियां चंडीगढ़ में मनोहर लाल खट्टर को सुननी चाहिए, ऐसा तालियां होना चाहिए। हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने पार्टी को अपने में आत्मसात करके एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू किया। यहाँ चुनाव लड़ करके आप विधायक बने, और विधायक बनने के बाद पार्टी ने आपके डेडिकेशन को देखते हुए आज मंत्री बनाया है, और मंत्री रहते हुए इस इलाके के विकास में जो भूमिका आप निभा रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, मेरे बाद कृषि मंत्री वाला काम इन्होंने ही संभालने का काम किया।
और मुझे खुशी है कि जिन कामों को मैं शुरू करके गया था, जेपी दलाल जी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। टेल तक पानी का काम सिंचाई मंत्रालय भी मेरे पास था, मैंने शुरू किया। जेपी दलाल जी उसमें लगातार लगे रहे। 12,000 रुपए का मुआवजा पहली बार हरियाणा में हमने शुरू किया, दलाल साहब उसको 15 तक ले गए। लगातार उस काम में बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, भावांतर भरपाई मैं लेके आया, और ये इन फसलों का, बागवानी फसलों का बीमा भी ले आए। और निरंतर जो मेले मन लगाए थे, जो गया की कैटवॉक कराता था, तो हमने बिहानी में भी वह कैटवॉक देखी, तो दलाल साहब भी उस काम को बढ़ा रहे हैं। ऐसे मेरे जब कोई आपके काम को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे तो लगता है कि ठीक आदमी को ड्यूटी मिली है, काम मिला है। तो वहीं रैली को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हमने युवाओं के हाथों में पंचायत की जिम्मेदारी दी है। साथ ही धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के हाथ जिला परिषद में कुछ भी नहीं आया। देव जी, 33 साल जैसे आपको मुख्यमंत्री का कम उम्र में मौका मिला, ऐसे 33 साल की औसत उम्र की पंचायत पिछली बार बनी थी, और इस बार 36 साल की औसत उम्र की पंचायत बनकर आई है। नौजवानों के हाथ में हमारी छोटी सरकार की बागडोर है। इतने अच्छे से वो काम करते हैं, अपने ग्रामीण विकास का इतने जोशीले होकर काम करते हैं। ऐसे सारे प्रतिनिधि, चाहे अनीता मलिक जीत कर आई हैं, चाहे सुनीता जांगड़ा जीत कर आए हैं, चाहे ब्लॉक समिति के जीत कर आए हैं, आज इनके अभिनंदन का, वंदन का कार्यक्रम है, और मैं भी इनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए आपके बीच में आकर हाजिर हुआ। और मुझे आनंद है, हरियाणा में 22 जिला परिषदें हैं, और 22 में से 19 के चुनाव हो चुके हैं। 15 भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं, 3 हमारे गठबंधन के साथी जेजेपी के जीत कर आए हैं, और 1 इंडियन नेशनल लोकदल का सिरसा में। और कांग्रेस कहां है भाई? कहां है कांग्रेस? हिसार का बच रहा है, वह सारे ब्रजेंद्र ने पकड़ रखे। दादरी का बच रहा है, वो सोमवीर सांगवान पकड़े बैठे सारे ने। कांग्रेस कहीं नहीं है इस सारे माहौल में, ना ब्लॉक समितियों में है। सारी ब्लॉक समितियों में बीजेपी जीतती आ रही है। सारे के सारे हरियाणा में 128 चुनाव में से 113 में भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, 10 में जेजेपी जीती हुई है। जो 2-4 और हैं उनमें भी कांग्रेस नहीं है। एक पत्रकार मेरे से पूछने लगा, बोला राहुल की यात्रा आई, मां यात्रा आई और गई। एक पत्रकार का फोन आया, ने बोला राहुल कह रहा है कांग्रेस में प्यार की दुकान खोलो। मां ठीक कह रहा है, जूत बाज रहा है राहुल ने बेरा। 2 अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया, वो ठीक उनको बता गया है कि प्यार की दुकान खोलो। अगर प्यार की, मोहब्बत की दुकान की जरूरत है तो कांग्रेस के भीतर है। हरियाणा में तो वैसे ही बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है, लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। यहां किसी से किसी का दुराव नहीं, यहां तो प्रेम के साथ पूरा हरियाणा रहता है। तो वहीं हरियाणा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्तमान सरकार के 2024 में विदाई की बात कही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर की गई टिप्पणी को भूपेंद्र हुड्डा ने बौखलाहट की भाषा बताते हुए कहा है कि निश्चित हो गया है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी। 30 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाए जाने पर उन्होंने कहा है कि निमंत्रण यात्रा के उद्देश्य के अनुसार एकता के लिए है। उधर कांग्रेस पार्टी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के तेवर नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में कांग्रेस की सत्ता की भागीदारी में उन्हें कोई गुरेज नहीं है कि 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर में होने वाले समापन कार्यक्रम में उनकी पार्टी शामिल होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज भी अकेले बीजेपी से मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। सभी नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा के पिता प्रकाश चंद बत्रा की 104वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए रोहतक पहुंचे थे।
हर राजनीतिक पार्टी जुड़ना चाहती है, क्या परिणाम निकलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तीसरा विकल्प जरूर होगा। नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। कोई आपकी पार्टी का नुमाइंदा? अगर सभी को बुलाया तो जरूर जाएंगे कोई ना कोई। ये तो भविष्य के गर्भ में है, कब लोग जुड़ेंगे, क्या बनेगा, मैं कह नहीं सकता कुछ। हरियाणा की जो परिस्थितियां आज हैं उसके मुताबिक तो निश्चित रूप से इस सरकार का तो पतन होगा। अब क्या भविष्य में क्या हो, गठबंधन बनेगा, कैसा बनेगा, ये मैं नहीं कह सकता। इस सरकार का पतन तो स्वाभाविक है, अब कौन बनेगा ये कह नहीं सकता। अच्छा, अगर थोड़ी सी कमाबेशी रहती है तो आप साथ आएंगे भूपेंद्र हुड्डा के? हैं? अगर थोड़ा कम रहता है, कोई मेजोरिटी बनने में आंकड़ा कम रहता है, तो आप आएंगे भूपेंद्र हुड्डा के साथ? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम मौजूदा शासन के खिलाफ हैं। क्या शक्ल सूरत आगे बढ़ेगी ये भविष्य के गर्भ में है। ऐसा है, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन जो भी इस बात करते हैं ये एक किस्म से बौखलाहट की भाषा है। मैं भी विरोध में हूँ। जो जिस प्रकार से क्यों ई ट्रेडिंग का मतलब तो ये है, कभी पोर्टल बंद कर दो, कभी कर दो, ये मतलब उसमें कोई फेयर नहीं है, फेयरनेस नहीं है उसमें। 2 महीने से पोर्टल भी नहीं चल रहा, फेयरनेस नहीं है इसमें। ई ट्रेडिंग बंद, वो गलत है फैसला सरकार का। ये भी सब देश जो है, जैसा कहा गया है, जो मकसद है यात्रा का कोई वोट लेने का नहीं है, मकसद है देश को एक और मजबूत बनाने का, सब भाईचारा फैलाने का और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक होना चाहिए। वहाँ प्रधानमंत्री पद का सवाल नहीं है, सवाल मुद्दों का है, सवाल महंगाई का है, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल आपस में भाईचारा बनाने का है। देखिए, इसके वैसे तो 30 तारीख को जब समापन होगा उनकी यात्रा का, उसमें ये होता ही है कि सबको, क्योंकि 3,500 किलोमीटर कोई चल के आए तो सभी को कहेगा भाई आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कांग्रेस को आज भी ये लगता है कि हम अकेले चुनाव में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, और इसलिए एक प्रयास शायद उन्होंने किया है कि इस यात्रा के अंतिम चरण में अगर पार्टियां आती हैं तो शायद कोई जो एक विपक्ष को मिलके लड़ने की बात है वो कहीं ना कहीं उनके सामने होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर सवाल उठाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कहने पर आंकड़े 37% नहीं हो सकते। आज दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा में 6 से 7% ही बेरोजगारी का डाटा है। विपक्ष सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है, तो वहीं विपक्ष को लोगों ने नकार दिया है। विपक्ष के लोग सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। तो वहीं एसवाईएल पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी पंजाब के मुख्यमंत्री फैसले को मानने को तैयार नहीं है। आपसी बातचीत के बाद भी मुख्यमंत्री किसी की बातों को नहीं मानते हैं। तो वहीं पंजाब अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इन सब बातों को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आ गया है, और हमारे पंजाब के मित्र उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से उनका आपसी बातचीत से करें। आपसी बातचीत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ बैठकर आपसी बातचीत भी की है, लेकिन पंजाब जिद पर अड़ा हुआ है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय को उस सारी बातों से हरियाणा सरकार अवगत कराएगी और सर्वोच्च न्यायालय ही उसमें नए दिशा निर्देश देगा। सर, बेरोजगारी में हरियाणा सबसे पहले नंबर पर है। 37% जो है बेरोजगारी हरियाणा में। ये किसी, देखिए, अब हुड्डा साहब के कहने से 37% थोड़ी हो जाएगी, ये तो रिकॉर्ड है।
हरियाणा में और प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। 6-7% एक्चुअल डाटा है। और विपक्ष के पास तो कोई काम नहीं है सिवाय झूठ बोलने के सुबह से शाम तक। सिर्फ मोदी जी को गाली देना, मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहना, और जब वो सेना को भी नहीं बख्शते तो ये पार्टी तो क्या है, सिर्फ उन पर कोई काम नहीं है। देश के लोगों ने उनको नकार दिया है, उनको ज़मीन के अंदर दफना दिया है। अब झूठ फरेब की राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लोग हकीकत से वाकिफ़ हो गए हैं और मोदी जी में लगातार देश के लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, और देश का नहीं तो दुनिया का विश्वास मोदी जी में बढ़ रहा है। हरियाणा में जूनियर कोच के साथ छेड़खानी का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। झज्जर में धनखड़ और गुलिया खाप ने संदीप सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। रविवार को जब खाप पंचायत के अल्टीमेटम की अवधि समाप्त हो गई तो दोबारा से गांव डावला में धनखड़ खाप के चबूतरे पर एक बार फिर से महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में प्रदेश भर से खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धनखड़ खाप की अध्यक्षता में हुई महापंचायत में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों के अलावा किसान आंदोलन से जुड़े रहे प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। एक बार फिर से इस मामले में कुछ दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार को 23 जनवरी तक आरोपी मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई और तय किया गया कि यदि तय अवधि में सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो फिर सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लेने को मजबूर होना पड़ेगा। यह कड़ा फैसला हरियाणा बंद की कॉल का भी हो सकता है। आज सरौ खाप महापंचायत पूरे हरियाणा से, दिल्ली से यहाँ बुलाई गई थी और इसमें सरौ समिति से हमने फैसला लिया है कमेटी बनेगी, सरौ खाप कमेटी। वो बेटी के न्याय के लिए उसने हर संघर्ष प्रयास करेगी और सब हम जितने भी किसी भी खाप से जो खाप प्रधान नहीं आया हम उनसे भी मिलेंगे और बेटी के न्याय के लिए बिल्कुल एक रहेंगे। कमेटी ने जो फैसला लिया, संदीप सिंह को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, एक तो किसी भी सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, उसको झंडा नहीं फहराने देंगे, उसका विरोध करेंगे। जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनमें एक तो राज्यपाल से हमारी खाप की जो सरौ खाप की कमेटी बनेगी वो राज्यपाल से मिलेगी और उसके बाद उपराष्ट्रपति से मिलके हम न्याय की गुहार करेंगे। और किसी भी कोई भी सा कदम आगे जो लिया जाएगा, जो 23 तारीख को हमने फिर सरकार को टाइम दिया है 23 तारीख का, 23 तारीख के बाद में जो भी फैसला लिया जाएगा उसकी सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। तो देखो 23 तारीख का जो टाइम दे रखे है उसके बाद में चाहे हरियाणा बंद की बात आओ, आंदोलन की बात आओ, चाहे रोड जाम करने की बात आओ, फिर पीछे हटने वाले नहीं है। खाप प्रधानों ने अपना फैसला चुना है। विशेष खबरों के विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।